मित्रांनो नमस्कार. आज आपण हिंदीच्या लेक्चरला सुरुवात करणार आहोत. पाठीमागच्या लेक्चरला आपण व्याकरण विभाग पाहत होतो. त्या व्याकरण विभागामध्ये शब्दभेद पाहत होतो. तर शब्दभेदमध्ये आपण 4 शब्दभेदाचे प्रकार पाहतो, म्हणजे शब्दांच्या जाती पाहत होतो. त्यामध्ये संज्ञा पाहिलं, सर्वनाम पाहिलं, विशेषण पाहिलं, क्रिया आपणाला अभ्यासाला नाही. हे विकारी शब्द होते. आज आपल्याला अविकारी शब्द पाहिजे, ज्यांना आपण अव्यय म्हणून ओळखतो. तर हे अविकारी शब्द काय असतात? विकारी शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द असतात. असं म्हटलं कसे असतात? हे विरुद्धार्थी शब्द असतात. पाठीमागचा अभ्यास केला ना तर हे तुम्हाला कळत जाणार. पाठीमागचं लेक्चर नीट पाहिलं असेल आणि नीट ते लिहिलं असेल आणि ते नीट पाठांतर केलं असेल किंवा समजून घेतलं असेल तर पुढचं समजायला काहीच अडचण नसते. साठवून ठेवायचं नाही अभ्यास, रोजच्या रोज अभ्यास करायचा. नाहीतर काय होतं माहिती आहे, साठवून ठेवलं की अभ्यास कधीच होत नाही. आजचं उद्या बघू, परवा बघू, उद्या कधी येत नाही, हे लक्षात ठेवायचं. उद्या काही संपत नाही, आपला काही अभ्यास होत नाही. आणि त्यामुळं रोजचा रोज अभ्यास करायचा. त्या क्षणाला अभ्यास करायचा ज्या क्षणाला आपल्या मनामध्ये विचार येईल अभ्यास केला पाहिजे. लगेच उठायचं, अभ्यासाला बसायचं, अभ्यास सुरू करायचा. नाहीतर त्या माकडाच्या गोष्टीसारखं होतं. माहिती आहे ना तुम्हाला माकडाची गोष्ट? तर माकड असतं ना, त्या माकडाला घर बनवायचं असतं. मग प्रत्येक वेळा पावसाळा आला ना, पावसाळ्यात ते माकड भिजत असतं, जंगलामध्ये राहत असतं, इकडून तिकडं उड्या मारत असतं. जंगलामधली झाडं हेच त्याचं घर असतं. प्रत्येक पावसाळा आला की त्याला खूप त्रास होतो. विजा कडकडत असतात, मुसळधार पाऊस येतो, पावसात भिजणं होतं. ती छोटी छोटी पिल्ले घेऊन कुठे जायचं, कुठे राहायचं, रात्रंदिवस त्या पावसातच तो माकड राहत असतो. आणि प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये होणारा हा त्रास आहे ना, तो त्रास व्हायला लागला की तो मग ठरवतो, तो स्वप्न पाहतो. ते स्वप्न असं असतं की आता पावसाळा संपला ना, मी घर बांधणार. घर बांधण्याचं ते त्याचं स्वप्न असतं. आणि मग घर बांधणार असं करता करता उन्हाळा येतो, पावसाळा संपून जातो. उन्हाळ्यामध्ये मग याची दिनचर्या चालू होते. या झाडावरून त्या उड्या, माकडं येते, त्या झाडावरून त्या झाडावर उड्या मार, त्या झाडावरून त्या झाडावर उड्या मार, माकड चेष्टा कर, इकडे जा तिकडे जा. आणि असं करता करता, मजा करता करता उन्हाळ्यामध्ये त्याला वेगवेगळी फळं खायला मिळतात आणि ते सारं विसरून जातं. उद्या करू म्हणता म्हणता उन्हाळे संपत जातात. असे उन्हाळ्यावर उन्हाळे गेले. माकड आजपर्यंत काही घर बांधू शकलेलं नाही. मी थोडक्यात गोष्ट सांगितली तुम्हाला. भावार्थ तुम्हाला समजतो याची मला खात्री आहे. की उद्यावर एखादं काम टाकलं ना, मग ते काही होईल याची शाश्वती नसते. मग ते उद्या काही संपत नाही, काम काही होत नाही. त्यासाठी अभ्यासाच्या बाबतीत असं करू नये. आपला अभ्यास म्हणजे ते माकडाचं घर असू नये. अशा पिढ्यानपिढ्या त्याच्या गेल्या, पण माकडानं काही घर बांधलेलं कधी पाहायला मिळालं? तुम्हाला माहिती आहे माकडाचं घर कधी ऐकलंय, पाहिलंय कधी? माकडाचं हे घर आहे असं कधी पाहिलं नाही. तो कधी घर बांधत नाही, कारण तो रोज म्हणतो उद्या करू. ओके, तसं अभ्यासाच्या बाबतीत होणे शक्यता असते बाळांनो. तसं काही करायचं नाही, नाहीतर आपला अभ्यास म्हणजे माकडाचं घर असेल. ओके, ते कधीच नाही होणार. परीक्षा निघून जाईल, कधी येईल, कधी संपेल कळणारही नाही. तर आज आपल्याला अविकारी शब्द पाहिजेत. रोजच्या रोज अभ्यास केला, मागचा अभ्यास केला की पुढचं कळायला लागतं. ओके, कळलं तर मजा येते अभ्यासामध्ये. बघा, अविकारी शब्द. विकारी शब्दामध्ये काय होतं माहिती आहे? विकारी शब्द त्याला म्हणतात ज्या शब्दावरती लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होता है, उसको बोलते हैं विकारी शब्द. अभी हमको अविकारी शब्द पाना है, देखना है, पढ़ना है. अविकारी शब्द किसे बोलते हैं? जिसको अव्यय बोलते हैं. अव्यय यानी कि अविकारी शब्द. अविकार बोले तो क्या है? जिस शब्द, ऐसे शब्द रहते हैं जिस शब्द पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. अर्थात दूसरे शब्दों में अगर बताना है तो जिस शब्द में हर किसी स्थिति में कोई बदल नहीं होता, ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द बोलते. विकारी के बरोबर अविकारी है, विरुद्ध है. विकारी शब्द है ना, उसकी अगर परिभाषा आपको आती है ना, तो अविकारी की इजी है, अविकारी शब्द की इजी है. उधर हम बोलते हैं, विकारी शब्द में बोलते हैं जिस शब्द पर लिंग, वचन, काल, पुरुष का कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, उसे विकारी बोलते हैं. अविकारी उसके विरुद्ध, विपरीत है.
जिस शब्द पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे शब्दों को बोलते हैं अविकारी शब्द। उदाहरणार्थ, भाई के पास एक कुत्ता अभी आया। अभी जो शब्द है ना इस सेंटेंस का, वो अविकारी है। पीछे कोई कुछ भी बदल दो, उसका लिंग बदलो, उसका वचन बदलो, कर्ता का काल बदलो, पुरुष बदलो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आदि अभी है तो अभी आने वाला है। मतलब भाई के बदले में भाइयों ने ऐसा किया, भाइयों के पास, मेरे भाइयों, मतलब हमने लिंग उसका वचन बदला ना, भाई भाइयों मतलब अनेक वचन होगा। भाइयों के पास एक कुत्ता अभी आया, अभी का अभी ही रह जाएगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लड़का आज नहीं आया था, मतलब काम करने के लिए घर में एक लड़का आता है हर रोज, वो आज नहीं आया। आज जो वर्ड है ना वो अविकार है, उसके ऊपर लड़के किया, लड़की किया तो भी आज आज ही रहेगा। लड़की आज नहीं आई, बाकी सब बदल जाएगा, लेकिन आज वर्ड आज ही रहेगा। उसके ऊपर लिंग, वचन, पुरुष, काल, इसका कोई असर नहीं होता। गाड़ियां धीरे धीरे चलती है। गाड़ियां बोले तो अनेक वचन है ना, अब एक वचन करके देखो, उसका वचन बदल के देखो। लिंग तो बदल नहीं सकते, गाड़ियां सब गाड़ियां रहती है, तो वचन बदल के देखो। गाड़ियां के जगह गाड़ी, गाड़ी करके देखो। गाड़ियां धीरे धीरे चलती है, गाड़ी भी धीरे धीरे चलती है, वचन बदला तो कोई फर्क नहीं। वो धीरे धीरे वर्ड है ना, उसको अविकारी शब्द बोलते हैं। दीदी और उसकी सहेलियां बाजार चली गई, घूमने चली गई। दीदी और उसकी सहेलियां घूमने निकल पड़ी। और जो शब्द है ना, और उसके ऊपर कोई असर नहीं, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कोई असर नहीं होता। वो वर्ड होता है अविकारी वर्ड। अविकारी वर्ड रहते हैं, ये अविकारी वर्ड के 4 प्रकार रहते हैं। जैसे कि हमने उधर 4 देखे विकारी में, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और वो पढ़े भी हमने, अच्छी तरह से पढ़े। अभी इसमें भी हमको 4 वर्ड्स, 4 टाइप के वर्ड्स, अविकारी शब्द में 4 प्रकार रहते हैं। वो चारों प्रकार हमको देखना है, हमें पढ़ना है, हमें स्टडी करना है उसका। उसमें से एक है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। लक्षात राहील, नक्की लक्षात राहील। पुन्हा एकदा सांगू, पहला अविकारी शब्द में पहला आता है। अविकारी शब्द के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, आणि चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, याद रहेगा बराबर। अभी एक एक देखते हैं। पहला देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होता है क्रिया विशेषण अव्यय? कोई क्रिया होती है ना, क्रिया घटती है ना, वो क्रिया की विशेष जानकारी देता है। ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं, क्रिया की विशेष जानकारी देने वाले शब्द जो रहते हैं, वो शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या होता है क्रिया विशेषण अव्यय? कोई क्रिया घटती है, क्रिया होती है, तो क्रिया की विशेषता बताता है, विशेष माहिती देता है उसकी। अभी देखो, रमा धीरे धीरे चलती है, रमा धीरे चलती है। अभी चलना ही एक क्रिया है, चलने की क्रिया है ना, उसके बारे में ज्यादा माहिती देने वाला शब्द है धीरे। कैसी चलती है? धीरे चलती है। मतलब समझ गए ना, क्रिया के बदले अधिक माहिती देने वाला शब्द है, अधिक जानकारी देने वाला शब्द है। पानी तेजी से बहता है, पानी धीमे धीमे बहता है, धीमे धीमे, तेजी से, वो क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। सुरेश सबसे ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा जो वर्ड है ना, दौड़ने के बारे में ज्यादा माहिती देता है। और एक, मैं पर्वत के ऊपर चढ़ने लगा। अभी चढ़ने के बारे में, चढ़ने ही एक क्रिया है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला शब्द है पर्वत। समझ गए ना, ये अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण अव्यय के और 4 प्रकार होते हैं। उसको पोट प्रकार बोलते हैं, उप प्रकार बोलते हैं। एक होता है कालवाचक,
कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने क्या बताया? अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया के बदले में, क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय। मैं कई एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया, परिभाषा भी बताई। अब एक क्रिया विशेषण अव्यय के अविकारी वर्ड है, अविकारी शब्द है, उसके और 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है रीतिवाचक। ओके, याद में रहेगा? और एक बार बताऊं, पहला होता है कालवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है रीतिवाचक। ऐसे कितने प्रकार रहते हैं? 4 प्रकार रहते हैं। किसके 4 प्रकार है? क्रिया विशेषण के उप प्रकार है। क्रिया विशेषण अव्यय जो है ना, उसके उप प्रकार हो गए। अभी उसके उप प्रकार है ना, उसको भी एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो है उसमें कालवाचक। एक क्या होता है मालूम है? क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने का समय बताता है। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण ही है, लेकिन क्रिया कब होती है, कब हो गई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण समझ गया ना? क्रिया विशेषण बोले तो क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला वर्ड है, वो शब्द है। ओके, यहां तक ओके है ना? अभी कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक बोले तो क्रिया कब होती है उसका टाइम बताता है। मतलब जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय, काल, समय यानी काल, टाइम, काल बताता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। ओके, परिभाषा समझ में? परिभाषा बोले तो व्याख्या, डेफिनेशन। अभी स्थानवाचक, दूसरा जो है वो स्थानवाचक। अभी डेफिनेशन वही रहेगा, वही बोले तो खाली काल के बदले स्थान आएगा। जो क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय स्थान, क्रिया के बारे में उसका स्थान बताता है, वो परिभाषा है उसकी। समझे? पहला क्या था? कालवाचक। कालवाचक काल बताता है, समय बताता है, टाइम बताता है। जैसे कब, जब, तब, सायंकाल, प्रांत, आज, कल, ये सारे वर्ड्स है ना, कालवाचक है। अभी देखो दूसरा हम देख रहे हैं, उसको बोलते हैं स्थानवाचक। जो क्रिया विशेषण क्रिया के बारे में स्थान या दिशा की जानकारी देता है, स्थान की जानकारी देता है। क्रिया कहाँ हुई, क्रिया तो होने वाली है, कब हुई, आज हुई, कल हुई, परसों हुई, तब हुई, जब हुई, सायंकाल हुई, प्रांत काल हुई, उसका जो ये बताते हैं वो कालवाचक हो गया। अभी वहां, यहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, इधर उधर, सामने, पीछे आदि, ये सब वर्ड्स जो है ना वो स्थान बता दे। किधर हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, सामने हो गया, पीछे हो गया, यहाँ हो गया, वहां हो गया। समझ गया ना? स्थानवाचक वर्ड बोलते हैं उसको। जो क्रिया विशेषण के स्थान या दिशा की जानकारी देते हैं उसे स्थानवाचक विशेषण बोलते हैं। अभी परिमाणवाचक, उसका परिमाण बोलते हैं, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, कम, ये परिमाण है ना, उसकी क्वांटिटी बताते हैं ना। जो क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया विशेषण के बारे में परिणाम की ज्यादा जानकारी देता है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिणाम की जानकारी देता है और पता बताता है, उसे बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे थोड़ा, अधिक, कम, ज्यादा, ये सब वर्ड कैसे हैं? परिमाणवाचक। और चौथा जो है वो रीतिवाचक। रीति बोले तो क्या है? जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति यानी विधि, रीति या विधि की जानकारी का बोध करता है या जानकारी देता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। ऐसे 4 टाइप है। एक है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। ऐसे 4 वर्ड्स है। ये क्रिया विशेषण के प्रकार, उप प्रकार थे। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? संबंध बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय।
क्रिया विशेषण हो गया। अभी संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, उसके 4 टाइप भी हो गए। अभी संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध दूसरे वाक्यों में आए हुए शब्दों के साथ सूचित करता है। मराठीत सांगू तुम्हाला, असं क्रियाविशेषण की जे क्रियाविशेषण म्हणजे एखादा असा अव्यय, क्रियाविशेषण नाही, अव्यय, असा अव्यय नाम, सर्वनाम इनके बाद आता है और दुसरे वाक्य से संबंध जोडता है। जोड शब्द असतात ना, त्याला म्हणायचं काय म्हणायचं, संबंधबोधक। संबंध जोडतात। एका वाक्यामध्ये आलेले वेगवेगळे नाम, सर्वनाम किंवा वेगवेगळ्या क्रिया यांचा संबंध जोडणारे जे अव्यय असतात त्याला म्हणायचं संबंधबोधक अव्यय। उसकी आंखें के सामने अंधेरा छा गया, बघा 2 क्रिया है। उसके आंखें के सामने एक सेंटेंस है और उसके आंखें के सामने अंधेरा छा गया, उसमें सामने जो वर्ड है वो होता है संबंधबोधक। दूसरा, वजीर को नौकरों के साथ लौटा, वजीर 2 नौकरों के साथ लौटा। लौटने की जो क्रिया है ना उससे संबंध है। वजीर 2 नौकर के साथ, अभी साथ जो वर्ड है उसने क्या किया, लौटने की क्रिया नौकरों के साथ जोड़ दी, इस वजह से वो संबंधबोधक अव्यय है। कुछ देर के बाद हम मंदिर में पहुंचेंगे, और एक सेंटेंस, कुछ देर के बाद हम, अभी बाद वो वर्ड आया ना, वो वर्ड क्या करता है, वो पहला जो सेंटेंस है कुछ देर और दूसरा जो है मंदिर में पहुंचेंगे, उसको जोड़ देता है, संबंध जोड़ता है उसका। तुम्हें उसके पास चलना होगा, अभी पास है वर्ड है ना, वो संबंध जोड़ता है, उसे बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। अभी तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय कैसे रहते हैं, जो शब्द 2 शब्दों, 2 वाक्यों को और 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। 2 शब्द मतलब ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो 2 शब्दों को जोड़ता है, 2 वाक्य को जोड़ता है या 2 उपवाक्य को जोड़ता है, उसको बोलते हैं समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, अभी एक तीसरा जो बोल रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अभी ये समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है ना, वो क्या करता है, शब्दों को जोड़ता है, 2 वाक्यों को जोड़ता है या 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। ऐसा जो वर्ड रहता है उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ शब्द तथा, किंतु, पर, इसलिए, मगर, अगर, क्योंकि, की, तो, नहीं तो आदि, ये जो वर्ड है ना, ये सब वर्ड समुच्चय बोधक है। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देखो, मैंने उसे पैसे दिए क्योंकि उसे बहुत जरूरत थी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत है। अभी इसमें देखो क्योंकि वर्ड आया, उसने क्या किया, एक उसे जरूरत है और मैं पढ़ा रहा हूं, ये 2 सेंटेंस को एक जगह जोड़ा उसने। मतलब परिभाषा क्या है उसकी, समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा है ऐसे वर्ड जो वर्ड 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को या 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। मोहन ने 10वीं में हिंदी और अंग्रेजी में ज्यादा मार्क्स निकाले, ज्यादा अंक निकाले, ऐसे बोलो। चलिए, मोहन ने 10वीं कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में ज्यादा अंक लिए। अभी इसमें और ये वर्ड आया ना, मोहन ने 10वीं में हिंदी और अंग्रेजी, 2 वर्ड को जोड़ा, हिंदी और अंग्रेजी, और वर्ड जोड़ने के लिए आया देखो। ओके, उधर दूसरा सेंटेंस बताता हूं। जैसे उधर के अदालत में बच गए पर यहां के अदालत में नहीं बच पाओगे, पर वर्ड आया ना, पर, उधर के अदालत में बच गए, एक सेंटेंस हो गया, पर यहाँ के अदालत में नहीं बदलेंगे, नहीं बचोगे, पर शब्द आया, उसने 2 सेंटेंस ज्वाइन किया, उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं उसको, समुच्चय बोधक अव्यय। अभी 3 हो गया। पहला था क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण में हमने 4 उप प्रकार देखे।
दूसरा था संबंध बोधक अव्यय, तीसरा था समुच्चय बोधक अव्यय। अभी देखा हमने, मतलब ये वर्ड को, वाक्य को या सेंटेंस को जोड़ देता है, जोड़ने के लिए ही आता है, उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। मतलब शब्द का, वाक्य का समुच्चय करता है। समुच्चय बोले तो जोड़ देता है। वो किसको जोड़ देता है? कई शब्द जोड़ देता है, कई सेंटेंस जोड़ देता है, या कई उपवाक्य भी जोड़ देता है। अभी रह गया चौथा, उसको बोलते हैं विस्मय बोधक। क्या बोलते हैं उसको? विस्मय बोधक सेंटेंस। उसमें विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक ने विस्मयादि बोधक अव्यय, क्या बोलते हैं उसको विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी ये क्या रहता है? देखो इसकी परिभाषा क्या है। जो अव्यय शब्द, मतलब ये शब्द ऐसा रहता है, ये अव्यय है। जो अव्यय शब्द मानव के मन में जो भाव रहते हैं, सुख दुख भावना रहती है, नवल भय आश्चर्य रहता है, आदि को सहज रूप से प्रकट करता है। मराठी त्याला म्हणतात केवल प्रयोगी, विस्मयादि बोधक। केवल प्रयोगी म्हणजे आपल्या मनातले भाव व्यक्त करण्यासाठी हा शब्द येतो, हे अव्यय येतं। हिंदी में उसकी परिभाषा क्या है? जो अव्यय वर्ड, जो अव्यय शब्द, बोलो, जो अव्यय शब्द मानव के मन के भाव, सुख दुख, नवल भय आश्चर्य, इसके बारे में इसके जो रूप रहते हैं ना, वो सहज प्रकट करता है। भाव प्रकट करता है, सुख दुख प्रकट करता है, भय प्रकट करता है, आश्चर्य प्रकट करता है, नवल प्रकट। जैसे शब्द देखो, अरे, अरे रे, बाप रे, वाह, छी छी, ये शब्द जो है ना, वो शब्द को बोलते हैं विस्मयाबोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब ये जो वर्ड्स रहते हैं, ये खाली हमारे मन के भाव, हमारे मन में जो सुख दुख है, हमारे मन में जो भय है, हमारे मन में जो आश्चर्य है, हमारे मन में जो नवल है, ये सबको दर्शाता है। ऐसे शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। एक आध वाक्य देखो, वाह क्या सुंदर साड़ी है, वाह जो वर्ड है ना, और उसके बाद वो वर्ड जो आते हैं ना, सुख दुख व्यक्त करने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए, मतलब भय आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, उसके बाद में उद्गारवाचक चिन्ह देते हैं। समझा? अरे रे, बाद में उद्गारवाचक चिन्ह, और आगे का अरे रे, कितना बड़ा अजगर था, कितना बड़ा प्राणी था, ऐसे हम बोलते हैं। अरे रे के बाद में उसको उद्गारवाचक चिन्ह, वो कितना प्यारा बच्चा